आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज महाकुंभ नगर में कई कार्यक्रमों में हुई शामिल। महाकुंभ को बताया भारतीय परंपराओं और आध्यात्मिकता का जीवंत संगम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। अयोध्या पहुंचकर श्री राम लला के दरबार में भी लगाई हाजिरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। चिड़ियाघर में हाथी रेस्क्यू सेंटर का किया उद्घाटन। और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई पूरी। 10 उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित। 5 फरवरी को होगा मतदान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रयागराज में आस्था के महाकुंभ में भारी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज शाम तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज महाकुंभ नगर का भ्रमण किया, जहां वे कई कार्यक्रमों में शामिल हुई। एक रिपोर्ट। राज्यपाल ने सेक्टर 9 में विद्या भारती के पूर्वी यूपी क्षेत्र कैंप द्वारा आयोजित महिला सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने महाकुंभ को भारतीय परंपराओं और आध्यात्मिकता का जीवंत संगम बताते हुए कहा कि यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय जीवन मूल्यों और संस्कृति का प्रतिबिंब है। इसके बाद राज्यपाल ने रज्जू भैया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान श्रीमती पटेल ने विद्यार्थियों और शिक्षकों से संवाद करते हुए उनके अनुभव और महाकुंभ में किए जा रहे शोध कार्यों की सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों को महाकुंभ के दौरान सेवा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा दी। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महाकुंभ में देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे तरीके से की गई हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने श्री राम लला के दर्शन किए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रयागराज के महाकुंभ में विविधता में एकता और एकता में समरसता के जो दर्शन होते हैं वो अकल्पनीय हैं। प्रयागराज एक आस्था का ऐसा विषय बना है कि सारे देश और दुनिया के लोग आते हैं और एक आपस में समाज का जो एकता, एक समरसता, इसका जो प्रतीक बना है, विविधता में एकता के जो दर्शन होते हैं वो भी अकल्पनीय है और उससे भी देश को बहुत बड़ा बल मिला है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 में लाखों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर कड़े कदम उठाए हैं। एक रिपोर्ट। FSSAI ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से मेला क्षेत्र के विभिन्न सेक्टर में खाद्य विश्लेषकों सहित 10 मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं तैनात की हैं। ये खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं मिलावटी और खराब होने वाली खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जांच कर रही हैं। साथ ही खाद्य व्यापार संचालकों, स्ट्रीट फूड विक्रेताओं और आम जनता को जागरूक भी किया जा रहा है। मेले के प्रत्येक सेक्टर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी तैनात है, जो स्वच्छता और सुरक्षा मानकों की नियमित निगरानी करते हैं। कड़ी निगरानी के लिए पूरे क्षेत्र में कुल 56 खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। खाद्य गुणवत्ता की जांच के लिए मेला परिसर में मौजूद होटलों, छोटे खाद्य स्टॉल और ढाबों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। मौके पर मौजूद टीम को खाद्य सुरक्षा संबंधी शिकायतों का समाधान और सामान की गुणवत्ता सहित खाना पकाने के तरीकों की जांच करके तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के लिए अमरोहा से सीधी रोडवेज बस सेवा कल से शुरू हो जाएगी। इसके लिए समय सारणी जारी कर दी गई है। अमरोहा से प्रत्येक दिन एक बस सुबह 7 बजे और दूसरी बस दोपहर 2 बजे रवाना होगी। ARM मोहम्मद शफी ने बताया कि इसका किराया 614 रुपए निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि यात्रियों की संख्या बढ़ने पर स्पेशल बसें भी संचालित की जाएंगी। प्रयागराज में महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को ठंड से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश वन निगम ने अलाव की लकड़ी की व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया है। अब सभी लकड़ी डिपो को गूगल लोकेशन के जरिए आसानी से ढूंढा जा सकता है।
फायरवुड डिपो प्रयागराज टाइप करके इन डिपो का स्थान सर्च किया जा सकता है। डीएसएम प्रयागराज आर.के. चांदना ने बताया कि इसके लिए 16 डिपो स्थापित किए गए हैं। लकड़ी की कीमत 600 रुपए प्रति क्विंटल रहेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक नोडल अधिकारी तय करते हुए उनसे साप्ताहिक प्रगति की रिपोर्ट लेने के लिए भी कहा है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी हर 15 दिन पर विकास परियोजनाओं की समीक्षा करें। साथ ही परियोजनाओं की प्रगति को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की जाए। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए नियमित और संवेदनशील ढंग से सुनवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक प्रबंधन को और सुदृढ़ करने पर जोर देते हुए कहा कि सभी वाहन तय किए गए पार्किंग स्थल पर ही खड़े किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि ऑटो या ई-रिक्शा की स्टीयरिंग नाबालिगों के हाथ में न हो। इसके साथ ही सभी स्ट्रीट वेंडर्स को तय वेंडिंग जोन में व्यवस्थित किया जाए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में एनेक्सी भवन के प्रथम तल पर बने सभागार कक्ष का उद्घाटन भी किया। आकाशवाणी समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया। साथ ही तितली उद्यान का लोकार्पण और कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम पर्यावरण और पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील होंगे तो हमें रहने के लिए अच्छा वातावरण मिलेगा। प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ, वन्य जीवों के साथ, अन्य जीव जंतुओं के साथ, पशु पक्षियों के साथ अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, संवेदनशील है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल है तो पर्यावरण हमें जीने के लिए उत्तम वातावरण देगा। और इस पर सरकार ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। डबल इंजन की सरकार, केंद्र और राज्य सरकार इसको आगे बढ़ा रही है और पिछले 7-8 वर्षों के अंदर हमारी सरकारों ने जो प्रयास किया है इसमें 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया है। इसका परिणाम क्या है कि उत्तर प्रदेश का वन का आच्छादन बढ़ा है। प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन था। इस सीट पर किसी भी प्रत्याशी द्वारा नामांकन वापस नहीं लिया गया। इस सीट के लिए 14 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे थे, जिनमें से 4 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए हैं। इसके बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अयोध्या के उपजिलाधिकारी ने बताया कि सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। इस सीट पर 5 फरवरी को मतदान होगा और परिणाम 8 फरवरी को आएगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बनी संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की एक महत्वपूर्ण बैठक कल लखनऊ में होगी। इस बैठक में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्यों के साथ उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी भी भाग लेंगे। प्रदेश के सभी पूर्वी जिलों में कोहरा छाए रहने और पछुआ हवा चलने के चलते तापमान में गिरावट आ गई है। इससे ठंड में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम में हुए बदलाव का क्रम अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज महाकुंभ नगर में कई कार्यक्रमों में हुई शामिल। महाकुंभ को बताया भारतीय परंपराओं और आध्यात्मिकता का जीवंत संगम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। अयोध्या पहुंचकर श्री रामलला के दरबार में भी लगाई हाजिरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। चिड़ियाघर में हाथी रेस्क्यू सेंटर का किया उद्घाटन।
और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई पूरी। 10 उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित। 5 फरवरी को होगा मतदान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।